नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है मुद्दों की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज हमारे बीच वार्ड 13 के सभासद अरविंद धनगर जी हैं, जिनसे हम सीधे रूबरू होते हैं। अरविंद जी, आपका आईपा के मंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरविंद जी, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहला तो सवाल यही है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत भगवान का नाम लेकर के हम लोग अपने घर से, मैं सवेरे सवेरे यहाँ से टहलने के लिए जाता हूँ कंपनी गार्डन में भी हमने बहुत सुंदर जो है ना, इस समय जो अपनी विकास की जो हमारी समस्याएं थी और विकास जो कराया है, वहाँ हालांकि हमारा वार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि शहर का एक बीच का ऐसा वार्ड है जहाँ पर मतलब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सवेरे सवेरे भ्रमण करने के लिए शहर के प्रबुद्ध नागरिक, जो अधिकारी वगैरह जो लोग हैं और जो बेचारे व्यापारी हैं, वे सभी लोग घूमने आते हैं। जो जन समस्याएं थी वो धीरे धीरे दूर की। आज बड़ा अच्छा लगता है कंपनी गार्डन में भी। उसके बाद वहाँ से टहलने के आते हुए अपने वार्ड में सारी गलियों में भ्रमण करता हूँ, तब जाकर घर लौटता हूँ और जो है अपने क्षेत्र की जो भी छोटी मोटी समस्याएं, मैं अपनी पॉकेट की डायरी रखी हुई है उसमें लिख लेता हूँ। कहीं कोई अगर मान लो दिन का थोड़ा सा उजाला कम है, लाइट जली दिख रही है, बंद है, तो वो भी देखते हैं हम लोग। और कहीं नाली या कहीं पर पानी की निकासी या कहीं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वो भी हम देखते हैं। वार्ड 13 की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वार्ड 13 में कितनी जनसंख्या है? देखिए, वार्ड 13 हमारा बड़ा वार्ड है। इसमें 2 मोहल्ले पड़ते हैं, गाजावाली और आनंदपुरी क्षेत्र। और इसमें विभिन्न जातियों की संख्या भी है, काफ़ी संख्या में है, जिनमें से जो है ना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हैं। हमारा गाजावाली क्षेत्र जो है, गाजावाली पुलिया से उधर 3-4 बस्तियाँ, बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, और इधर आनंदपुरी, और ये आनंदपुरी गली नंबर 2, गली नंबर 3 बड़ी बस्ती है। अगर यहाँ के विकास की बात करें तो आपके द्वारा क्या क्या यहाँ पर विकास कार्य कराए जा चुके हैं? देखिए, अब से कुछ वर्ष पूर्व ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो कच्ची सड़क है, वर्तमान में इसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर मार्ग है। और देवी अहिल्याबाई होलकर मार्ग से शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश या गंगोत्री से माँ गंगा का जल लेकर के अपने अपने शिवालयों पर जो जाते थे, उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी। यह सड़क इतनी अवरुद्ध थी, इतनी टूटी फूटी हुई थी। इस पर हमने सबसे पहले पानी की पाइपलाइन लगवाई। लगभग वो 22 लाख रुपए की पानी की पाइपलाइन डलवाई। पानी की पाइपलाइन वन साइड में हमारी ओर नहीं थी। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो ये सड़क बनी है, शहर की पहली सड़क बनी है। यहाँ तक कि अखबारों में इसका आया कि एशिया की पहली सड़क बनी थी माइक्रो सरफेसिंग से। माइक्रो सरफेसिंग एक टेक्नोलॉजी है, सड़क पर टूट फूट नहीं होती है। ये सड़क बनी थी और सबसे पहला मेरा जो विकास का कार्य था वो इसी रोड का था। लगभग 50 लाख की कीमत से सड़क बनी थी। उसके बाद हमने देखा कि अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी कोई जगह हो, हमारे यहाँ हमने वाल्मीकि बस्ती की रोड बनवाई और उसमें एक पार्क का निर्माण कराया। और जहाँ जहाँ पेयजल की व्यवस्था हमें करनी थी, वहाँ वहाँ हमने कावड़ मार्ग पर भी और बस्तियों में भी नल तथा इत्यादि पानी की सुविधाएं, वाटर कूलर भी लगवाए। वाटर कूलर अपने क्षेत्र से अलग भी हमने अपने लेटर पैड पर चेयरमैन महोदया से रिक्वेस्ट करके 2-3 जगह अलग भी लगवाए और वर्तमान में भी लग रहे हैं। आज सारे जितने भी शिव भक्त कांवड़िए हैं वो खुश होते हैं कि इस रोड की जो सुंदरता को देख करके। बीच में हमने डिवाइडर पर पेड़ लगवाए। पेड़ के साथ साथ हमने उनमें, जिससे कि पेड़ फले फूले, उन पर पानी की टोटियाँ लगवा दी और उसका एक सॉकेट वाल, स्टैंड वाल एक जगह लगाई, जिससे उन्हें नियत रूप से पानी दिया जा सके। ऐसे ही हमने जीटी रोड पर भी एक डिवाइडर है। डिवाइडर पर पेड़ पौधे और टंकियां पानी की लगवाई, जिससे कि उनमें भी पेड़ पौधे आज हरे भरे दिखाई देते हैं। दोनों रोड हरी भरी दिखाई देती हैं। यह मेरा प्राथमिकता का विकास कार्य हुआ। उसके बाद हमने आनंदपुरी गली नंबर 1, गली नंबर 2 और गली नंबर 3 की कुछ सड़कें बनवाई। और अब एक विकास कार्य हमारा बड़ा होने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में दोनों नाले टूटे हुए थे। ये कच्ची सड़क देवी अहिल्याबाई मार्ग वाला आप देख भी रहे होंगे। यहाँ से गाजावाली पुलिया से लेकर के अहिल्याबाई चौक तक का नाला बन रहा है आरसीसी का। दूसरी ओर रुड़की रोड पर जिला पशु चिकित्सालय पर नाला अभी टूटा हुआ है, वह भी जल्दी ही चालू होने वाला है। उसे भी हमने बड़ी मेहनत करके, बड़ा प्रयास करने के बाद पास कराया है। लाइट की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में आपके द्वारा कहाँ कहाँ लाइट लगवाई गई और लगभग कितनी लाइट आपके द्वारा लगवाई गई है? हमारे द्वारा लगभग 235 लाइटें लगवाई गई हैं विभिन्न खंभों पर। हमने गली की दोनों और कोनों को देखते हुए, मतलब यदि वो ये लेफ्ट है, राइट है, या उत्तर या दक्षिण, दोनों क्षेत्रों में लाइट इस तरह से लगवाई पोल पर कि दोनों गलियों में चांद ना रहे। और हमने लगभग 235 के आसपास लाइट पूरे वार्ड में लगवाई। और अभी भी, आज भी मेरे यहाँ लाइट के कर्मचारी भी कुछ समय पहले ही गए हैं। और चूंकि कल बारिश हो गई थी, कल भी हमारा टर्न था, लेकिन बारिश की वजह से चूंकि कर्मचारियों का भी देख रेख करनी पड़ती है, बारिश में खंबे पर चढ़ना सही नहीं है और अलाउ भी नहीं है। इसी को देखते हमने आज फिर बुलवाए थे। आज हमने अपने वार्ड की लाइटें सही कराई। आपके वार्ड में बड़े बड़े नाले भी आते हैं और मेन हाईवे सड़कें भी आती हैं, तो इसको लेकर आप किस तरीके से साफ सफाई यहाँ पर कराते हैं? देखिए, मैं आपको अपने फ़ोन से ही एक बात दिखाना चाहूँगा। आज हमारे यहाँ पर शहर में डीएम साहब ने एक डीएम वार रूम दिया हुआ है। आज की आप मेरी एक दिनचर्या की शुरुआत देख सकते हैं कि मैंने आज डीएम वार रूम में एक अपनी जो पीडब्ल्यूडी से एक सड़क बनती आ रही है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। मैंने डीएम साहब को, अपने जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा, भेज दिया है उन्हें।
उसमें मैंने उन्हें कहा है कि हमारे यहाँ रुड़की रोड पर हमने जो साइड पटरी लगवाई थी वो कुछ कम मात्रा में लगी थी, क्योंकि बजट बड़ा होता है, सभी वार्डों में विकास कार्य करने होते हैं। इतना सारा बजट मेरे ही वार्ड में नहीं लगता, पूरे 50 वार्ड हैं, सभी में पैसा चाहिए। तो हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि चूंकि सड़क चौड़ीकरण होती आ रही है तो क्यों न रुड़की रोड के साइड में साइड पटरी की जगह सीसी का निर्माण क्यों न कर लिया जाए। तो मैंने आज डीएम साहब को प्रस्ताव दिया है, देखिए होता है क्या। निश्चित रूप से उम्मीद है कि होगा जरूर। हम अपने वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए किस तरीके का प्रयास आपके द्वारा किया जाता है? देखो, मैंने अपना एक बाहर ऑफिस बनाया हुआ है जिसमें 2 बच्चे बैठे हुए हैं, 2 बिटियां बैठी हुई हैं। वे उन्होंने जो है ना अपने वार्ड में हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, जिन पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं है उनके हम नाम नंबर लिख रहे हैं। और हमारी ही रिक्वेस्ट पर जहां पर अपात्र लोगों ने अभी कोरोना काल में जो राशन कार्ड बनवा लिए थे, हमने रिक्वेस्ट की है संबंधित अधिकारियों से, आप जा करके पूछ भी सकते हैं कि उन अपात्र लोगों को पात्र न बनाया जाए, उन्हें लिस्टेड करने के बाद उन्हें निकाला जाए और पात्र लोगों को सूची में दर्ज किया जाए। बेचारे गरीब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। मैंने अपने वार्ड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन शायद और वार्डों की अपेक्षा शायद सबसे ज़्यादा बनवाई होगी, और राशन भी हमने सबसे ज़्यादा बनवाई, लेकिन हमने पात्र लोगों के बनवाई। क्या आपके जो इतने वार्ड की जनता है सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? देखिए, कुछ ही कम लोग होंगे जो पात्र ऐसे होंगे व्यक्ति जिन्हें हम योजना का लाभ नहीं दिलवा सके होंगे। हमने हमारे यहाँ पर वार्ड में, क्योंकि देखो पुराना वार्ड है शहर का, और हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी काफ़ी लोगों को आवासीय मतलब जो है उपलब्ध जो धनराशि है, अनुदान है, वो दिलवाया है। और कुछ लोगों को हमने अलग से भी जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत मकान अप्लाई कराए हुए हैं, उनमें पूरा योजना का लाभ मेरे विचार से सबको मिल रहा है। और हाँ, आप देख भी रहे होंगे अभी सामूहिक विवाह योजना की जो योजना चल रही है, आप नगर पालिका का भी एक स्टेटस या कोई भी मतलब स्टेटस उठा के देख लीजिए। अभी पिछली तारीख को शादी हुई थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा वार्ड में, जो मैं अपने धर्म की बात करूँगा, हिंदू में जितने भी थे सबसे ज़्यादा मेरे ही वार्ड के निकलते हैं, क्योंकि पात्र लोग हैं यहाँ। और हम चाहते हैं कि ऐसा भला कार्य हो कि जिससे उन गरीब कन्याओं के विवाह में जो मिलने वाली सहायता राशि 50,000 की है उन्हें सुगमता से मिल जाए, और हम दिलवा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर वापस आ चुकी है, इसको लेकर आपके द्वारा अपने वार्ड की जनता को किस तरीके से जो है समझाया जा रहा है, क्या प्रयास किया जा रहा है कोरोना को लेकर? देखिए भाई साहब, कोरोना की तीसरी लहर ये महामारी है, वैश्विक महामारी है। इस वैश्विक महामारी में जहाँ इतने घर बर्बाद हुए हैं, निश्चित रूप से मैं एक संदेश देना भी चाहूँगा अपने वार्ड वासियों को कि इसका बहुत ध्यान रखें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। हमने नगर पालिका के द्वारा, आपने देखा भी होगा कि हमने समय समय पर सैनिटाइज कराया, और मास्क के लिए हमने खुद अपने पास से बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बांटे हैं चौराहे चौराहे पर जा करके। और वर्तमान में भी मैं अभी भी लोगों से कह रहा हूं कि अपना मास्क लगाए रखें, बिना मास्क के बाहर मत निकलें, क्योंकि लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से घर के घर बर्बाद हुए हैं। और मैं चाहूँगा, प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूँगा अपने वार्ड वासियों से और शहर की जनता से कि अपना मास्क लगाएं, बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। और दुकानदारों से भी अपील करूँगा, बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान न दें, क्योंकि कोरोना का हसर भी सभी ने देखा है। ऐसी आपके वार्ड की कौन सी समस्या है जिसे अभी तक भी आप पूरा नहीं कर पाए और उसे पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मुझे कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही थी। हमारी वार्ड की ऐसी कोई बेसिकली जो नीड्स हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि गलियां सारी पास हो चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे कार्यकाल में बन भी जाएंगी। शायद एक गली इस प्रकार की है जो कच्ची मिट्टी की है, लेकिन वो व्यापारिक गली है, वहाँ पर परिवार नहीं रहते। मुझे उसे बनाने की और वो है कि उसका भी सीसी रोड से निर्माण कराया जाए। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी वह, लेकिन अभी तक वह अधूरी है। बाकी पेयजल की समस्या और सड़कों की समस्या और लाइटों की समस्या से हम परिपूर्ण हमारा वार्ड है, कहीं भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आपके वार्ड में कितनी सुरक्षा लड़कियों के प्रति है? हाँ, ये विषय है। हम लोग यहाँ कुछ इस प्रकार के अवांछनीय मतलब जो है ना तत्व इस प्रकार के हैं हमारे रोड पर। निश्चित रूप से पुलिस हमारा साथ देती है। हमारी जो कच्ची सड़क पुलिस चौकी है, हमने यहाँ पर भी पुलिस इंचार्ज साहब से भी बात की, तो कुछ क्षेत्र में इस प्रकार के लोग हैं, उन पर अंकुश लगाया जाना, उन्हें समझाना या उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी जरूरी है। मैं अपने पुलिस इंचार्ज, चौकी इंचार्ज साहब को जरूर उनके नाम बताऊँगा जो इस प्रकार के आवारा मतलब होलीगंस टाइप के लोग हैं। शिक्षा को लेकर आप जनता के बीच जाकर कैसे जागरूक करते हैं? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा आज जो अपने देश के अंदर भी शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आपने बड़ा अच्छा किया मतलब आपके मंच के द्वारा। अगर शिक्षा की मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक बैकवर्ड, एक दलित बस्ती का क्षेत्र है। यहाँ पर लोग अपने बेटों और बेटियों को कम पढ़ाते हैं अप टू 10th क्लास लेवल या 10+2 लेवल के बाद। तो कोई एक आधा परिवार होगा जहाँ से बच्चे अपने जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या विभिन्न
जो अपने प्रोग्रामिंग कॉलेज हैं या टेक्निकल कॉलेज हैं वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का एक कोई ना कोई सेंटर इस प्रकार का चलना चाहिए। मैंने अपने यहाँ चेयरमैन साहब को भी दिया था कि नगर पालिका की रोड पर जो ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ महिलाओं को तकनीकी संबंधित कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या किसी से मान्यता प्राप्त करा करके ऐसा विद्यालय बनाया जाए जहाँ ने स्वावलंबी बनाने का हम प्रयास करें। और मैं शिक्षा के प्रति, चूँकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और खुद भी हमने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 3 सब्जेक्ट्स में किया है और एमफिल भी वर्तमान में चल रही है। मेरा सभी से, अपने क्षेत्र के सभी मतलब अपने बेटे बेटियां जितने भी और पढ़ने वाले जितने भी युवा हैं उन सभी से एक निवेदन है कि तकनीकी शिक्षा जरूर प्राप्त करें। अप टू 10+2 लेवल के बाद आप लोग एक ऐसा विषय जरूर चुनें कि कहाँ किस प्रकार की पढ़ाई की जा सके, कहाँ से हम कहाँ, यदि किसी को फोर्स में जाना है या एनडीए की या आर्मी की तैयारी करनी है तो अपना विकल्प चुन लें। दूसरी ओर यदि किसी को लॉ वगैरह की तैयारी करनी है उसके बाद अपना एक ऐसा विकल्प चुनें कि आप जुडिशरी की तैयारी कर सकें। तीसरा, अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में या क्लरिकल लाइन में जाना है तो निश्चित रूप से +2 के बाद अपना विषय चुनें और एक ही लाइन पर ध्यान दें, निश्चित सफलता मिलती है। वर्ष या 2 वर्ष बाद निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होता है। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है। ये हमारे साथ थे अरविंद धनगर जी, जो वार्ड 13 से सभासद हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैं स्वयं ही वार्ड में जाकर जन समस्याओं को जानता हूं और जो भी वार्ड की समस्या होती है उसे मैं पूरा कर देता हूं। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं अनमोल कुमार, आईपा मंच, मुजफ्फरनगर।